तो हम लोग लास्ट दिन में जो चीज़ें किए थे, कुछ इस तरीके से चीज़ें का जो पार्ट है वो हम लोग बनाए थे। मतलब ये फ़ोटो पिक्चर्स मैंने बाद में लगाया था, थोड़ा सा उस काम को करने के बाद। हेलो, हाँ। दिखाई दे रहा है ना? हम्म। एक्चुअली यहाँ पे फ्लो कैसा था हम लोगों का पहला काम करने के लिए, ये जो चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, इस चीज़ को, मतलब ये पे जो डेटा मॉडल जो है, कार्ट मॉडल जो हम लोग यहाँ पे यूज़ किया, इसके लिए हम लोगों को एक पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ा था। वो है प्रोवाइडर पैकेज। ये जो प्रोवाइडर पैकेज है, इसी प्रोवाइडर पैकेज से हम लोगों को जो डेटा है वो यहाँ पे मतलब मैनेज करने का जो ऑप्शन है वो मिलता है। उसके बाद हम लोगों को जो चेंज नोटिफायर ऑप्शंस जो है, इसी को यूज़ करके एक मॉडल क्लास बनाया था यूटिलिटी के अंदर, जो यहाँ पे था। ठीक है, हेलो, हम्म। यहाँ पे ये हाँ सर। यूटिलिटी मॉडल में ये क्लास था। इसके अंदर हम लोग क्या क्या किए थे, इसके अंदर हम लोग मेनली आइटम्स, क्वांटिटी, अमाउंट, ये तीनों चीज़ हम लोग यहाँ पे डाले थे। ठीक है, हम्म। ये तीनों चीज़ डालने के बाद यहाँ पे इस तीनों चीज़ में हम लोग यहाँ पे कुछ फंक्शंस यहाँ पे यूज़ किया था। ऐड करके एक फंक्शन था, और नोटिफाई लिसनर जो है, ये बेसिकली क्या करता है, हम लोगों का जो स्क्रीन है उसको रिफ्रेश कर देता है। जब भी हम लोग हम्म। इस फंक्शंस को कॉल करते हैं, उसके बाद जो वैल्यू अपडेट होता है उसी को उस वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू है, इस वैल्यू को अपडेट करने के लिए ये नोटिफाइड लिसनर जो है, ये फंक्शन को कॉल किया जाता है वैल्यू को हम्म। रिफ्रेश करने के लिए। हम्म। जब भी हम लोग इस डेटा को यहाँ पे मॉडल में लगाने की ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे आइटम बोलकर यहाँ पे ये आइटम्स को कॉल करना पड़ा, तो यहाँ पे अनमॉडिफाइबल लिस्ट व्यू जो है, ये लिस्ट व्यू आइटम, मतलब यहाँ पे जो आइटम्स है ये एक्चुअली विजेट में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक इटरेबल आइटम में इसको कन्वर्ट कर दिया, जो बेसिकली यहाँ पे आइटम्स जो है वो हम लोग का आइटम्स प्रोडक्ट यहाँ पे दिया, उसके हिसाब से यहाँ पे डाला। अभी मेनली यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है, यहाँ पे जो कार्ट कंपोनेंट है, इस कार्ट कंपोनेंट के अंदर हम लोग यहाँ पे कंज्यूमर बोलकर एक क्लास है, जो एक्चुअली आया था प्रोवाइडर पैकेज से। ठीक है, हम्म। और प्रोवाइडर पैकेज में ये कंज्यूमर जो है, इसको कॉल करने के बाद यहाँ पे कार्ट मॉडल जो है, ये बेसिकली क्या है, टाइप कास्टिंग डेटा, मतलब यहाँ पे ये इसको टेम्पलेट बोलते हैं। मतलब यहाँ पे एक्चुअली जो साइन रहता टाइप है, कास्टिंग डेटा मतलब? एक्चुअली टी रहता है। मतलब जब हम लोग इसको यूज़ करते हैं तब ये एक्चुअली टी जैसा दिखता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, हम लोग क्या पास करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, हम लोग एक क्लास का रेफरेंस भेजते हैं। मतलब ये बेसिकली टाइप कास्टिंग, मतलब जो डेटा हम लोग भेजेंगे, मतलब जिस डेटा रेस्पेक्टिव हम लोग काम करेंगे, जिसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसका रेफरेंस भेजना है यहाँ पे। हम्म। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग को जो ऑब्जेक्ट चाहिए, ये क्या है, कार्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट अगर हम लोग ये अगर नहीं भेजते, मतलब यहाँ पे ये डेटा अगर नहीं भेजते, तो यहाँ पे ये आइटम मिलेगा या दूसरा कुछ मिलेगा, कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए क्या हम्म। होता है, यहाँ पे ये डेटा को मेंशन जब हम लोग कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे पता चल जाता है इसको कि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, इस क्लास के अंदर में ये आइटम ऑब्जेक्ट था उसके अंदर, तभी जाके हम्म। ये डेटा इस लिस्ट आइटम में आया। और जब भी ये लिस्ट आइटम में आया, तो इस लिस्ट आइटम में आने के बाद हम लोग थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन को यूज़ करके यहाँ पे इस कार्ट आइटम से आइटम सेट किया, और उस आइटम्स के अंदर से हम लोगों को जो डेटा है वो यहाँ पे सेट किया था। ठीक है, अभी बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ें सेट किया। एक कार्ट में, जब कार्ट पेज में हम लोग जाएंगे, तो कार्ट पेज में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे सेटअप किए थे। टेबल हेडर था, टेबल फुटर था, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेट करके करके बैठा हुआ था। ठीक हम्म। है, जो डिज़ाइन का पार्ट है, और यहाँ पे हेडर फुटर का जो फंक्शन है, वो ऑलरेडी हम लोग बना के बैठा हुआ हूँ।
ठीक है। तो बॉडी यहाँ पे बना है, उसके बाद हेडर वाला फंक्शन मतलब अलग अलग कर दिए इस विजेट को हैंडल करने के लिए, ठीक है ना। अभी बेसिकली यहाँ पे हर एक फंक्शंस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स डेटा मिल रहा है उसको एक्चुअली हम लोग यूज़ करेंगे इस डेटा वैल्यू को अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग होम पेज में गया तो यहाँ पे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करते हैं तो देखो यहाँ पे नंबर 1 दिखा दिया छोटा करके, दिख रहा है। अगर यहाँ पे दूसरा वैल्यू भेज दिया, तीसरा वैल्यू भेज दिया, चौथा वैल्यू भेज दिया, तो यहाँ पे चौथा वैल्यू 4 वैल्यू यहाँ पे घुस गया। तो चारों प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट होकर यहाँ पे प्लस साइन दिखा दिया, जो कार्ड का बेसिक फीचर्स होता है। तो ये हुआ 4 आइटम और इसका जो सिस्टम, और यहाँ पे हम लोग ऐड अपडेट डिलीट ये काम कर सकते हैं, जिससे ये काम हो जाएगा। उसके बाद चेकआउट करेगा तो चेकआउट बटन में हम लोग आउटपुट देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली बेसिक प्रोसेस है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कार्ट में जो हम लोग अपडेट किया था वो तो लास्ट दिन मैंने किया नहीं था ना। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट का अपडेट है, यहाँ पे तो मैंने किया नहीं था। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था, यहाँ पे कंज्यूमर जो क्लास है इसको यूज़ करके यहाँ पे प्रोडक्ट डाल के इस पेज में डाल लिया था। लेकिन हम लोगों को ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली क्या होता है, ये कंपोनेंट के अंदर, ड्रॉयर कंपोनेंट के अंदर ये पार्ट है। तो ड्रॉयर कंपोनेंट के अंदर एक्चुअली यहाँ पे इस ड्रॉयर कंपोनेंट के अंदर जाके इस ड्रॉयर कंपोनेंट के अंदर जाके नहीं ड्रॉयर कंपोनेंट नहीं, ऐप बार कंपोनेंट, इस ऐप बार कंपोनेंट के अंदर जाके यहाँ पे शॉपिंग कार्ट ये जो है इसको यहाँ पे लगाए थे। इसी के अंदर यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटी जो स्ट्रिंग है, टोटल क्वांटिटी जो है वो एक्चुअली कार्ट मॉडल से आता है। यहाँ पे देखो टोटल क्वांटिटी, ये टोटल जो प्राइस है, सॉरी टोटल प्राइस और टोटल क्वांटिटी यहाँ से आ जाता है। तो ये टोटल क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे सेटअप किया, ठीक है। इस कार्ट में नहीं, यहाँ पे बैनर के अंदर यहाँ पे डाल दिया था। तो इसको डालने के लिए डेफिनेटली ये कैसे हुआ यहाँ पे कंज्यूमर, कैसे अपडेट होता है? यहाँ पे वो जो कंज्यूमर क्लास यूज़ किया, कंज्यूमर क्लास, क्योंकि कंज्यूमर क्लास से ही तो डाटा मिलता है ना। पैकेज से क्योंकि बेसिकली हम लोग का जब भी डेटा अपडेट हो रहा है, ये एक्चुअली क्या है, थर्ड पार्टी एक क्लास है। जो भी अपडेट हो रहा है ये अपडेट पूरा ऐप्स में, पूरा एप्लीकेशन में ये डेटा फैल रहा है। किसके वजह से, यहाँ पे ये जो चेंज नोटिफायर जो प्रोवाइडर जो है ये एक्चुअली किसको रैप करके बैठा हुआ है, पूरा ऐप को ना। देखो यहाँ पे माई ऐप जो है ये पूरा ऐप के अंदर फैला हुआ है। तो बेसिकली ऐप के अंदर कहीं पे भी अगर कुछ हो जाए तो जैसे ही हम लोगों का डेटा जो अपडेट होगा उसी डेटा को डायरेक्ट उसको कैच करके उसका जो अपडेटेशन है वो कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, हम लोग जब भी ये जो होम पेज में जब हम लोग रह रहे हैं तो यहाँ पे होम पेज में देखो कार्ट आइटम करके यहाँ पे जैसे ही प्रोडक्ट का आइटम डेटा यहाँ पे फिट कर रहा हूँ तो तुरंत क्या हो रहा है, वो डेटा तुरंत यहाँ पे जैसे एक डेटा यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे डेटा अपडेट हो रहा है, यहाँ पे डेटा फिट कर रहा हूँ, यहाँ पे डेटा अपडेट हो रहा है, यहाँ पे डेटा फिट कर रहा हूँ, यहाँ पे डेटा अपडेट हो रहा है। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का जो डेटा है ये कार्ट डॉट ऐड बोलकर जो फंक्शन है उसके अंदर आइटम का जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग यहाँ पे भेजा है, आइटम डेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट इस डेटा आइटम को लिया कैसे, ग्रिड बिल्डर बोलकर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। इस ग्रिड बिल्डर ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग अभी यहाँ पे जो आइटम्स है, यहाँ पे कितना आइटम है वो मैंने यहाँ पे सेटअप किया था। बट एक्चुअली क्या होता है, एग्जैक्ट प्रोडक्ट अगर चाहिए तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट फिट कर सकते थे। यहाँ पे आइटम्स, यहाँ पे एक्चुअली
टोटल आइटम काउंट जो है वो यहाँ पे एक्चुअली टोटल आइटम काउंट्स वो एपीआई से आता था। मतलब यहाँ पे एक्चुअली हम लोग का तो कोई एग्जैक्ट एपीआई तो है नहीं। अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ यूआई के लिए डमी यूआई बनाए। लेकिन यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे डेटा को लेते हैं सर्वर साइड से। लेने के बाद यहाँ पे डेटा को फिट करके उसी डेटा से यहाँ पे डेटा को भरा जाता है कार्ट आइटम के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे ये टेबल वाला जो डिज़ाइन है, यहाँ पे ये टेबल वाला डिज़ाइन को थोड़ा सा सेटअप किया था। यहाँ पे ग्रिड व्यू बिल्डर, जो एक्चुअली ग्रिड व्यू बिल्डर का काम है कि यहाँ पे वो 3 कॉलम 4 कॉलम या कितना कॉलम में दिखना है और कितना ज़्यादा आइटम्स को यहाँ पे प्रिंट करना है, उसके लिए यहाँ पे ये डिज़ाइन है। तो ये हॉरिजॉन्टल लेआउट है और ये वर्टिकल लेआउट है। ये लेआउट सिंपल कितना नीचे तक जाता है देखिए? हाँ, कितना नीचे तक जाता है? यहाँ पे सिर्फ 18 काउंट है। मतलब यहाँ पे एक एक लाइन में 3 करके है और ये टोटल 18 हो रहा है। मतलब यहाँ पे तीन प्रोडक्ट, 3 कॉलम एंड सॉरी 3 रो एंड 3 कॉलम यहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी के लिए। ठीक है, इसको चाहे तो हम लोग यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब 3 की जगह पे 2 अगर करना है तो 2 कर सकते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो यहाँ पे 2 करके ऐसे ये आ जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद कितना स्पेसेस रहेगा। अगर मान लो कि 5 कर देगा तो 5 स्पेसेस में ही थोड़ा सा कम स्पेस में दिखता है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा कर देगा तो ज़्यादा स्पेसेस में यहाँ पे दिख जाएगा जो स्पेस है टोटल आइटम का। तो वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे पहले जो यहाँ पे जो आइटम वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे टोटल 5 आइटम यहाँ पे बेसिकली ये अभी के लिए ये डमी डेटा है, जो डमी डेटा हम लोग यहाँ पे सेटअप किया। बट यहाँ कैसे यूज किया आप वो बताइए। फॉर लूप देखो बेसिकली कैसे यूज़ होता है। यहाँ पे जब डेटा हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब डेटा फेच करने के लिए यहाँ पे फॉर लूप तो यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों को यहाँ पे तो फिल करना है ना अभी डेटा से। तो डेटा से फिल करने के लिए हम लोगों को तो लूप यूज़ करना ही पड़ेगा। यहाँ पे व्हाइल लूप नहीं चलेगा, यहाँ पे फॉर लूप ही चल सकता है, क्योंकि व्हाइल लूप चलाने के लिए हम लोगों को एक इनिशियलाइजर की ज़रूरत पड़ेगा। और इनिशियलाइजर की अगर ज़रूरत पड़े तो इनिशियलाइजर मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो बेसिकली यहाँ पे या यहाँ पे इनिशियलाइजर डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसीलिए फॉर लूप में बेसिकली क्या होता है, एक ही जगह पे हम लोग इनिशियलाइजर कंडीशन अप्लाई, इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, जो भी कंडीशन है वो हम लोग एक ही लाइन पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। और ये इनलाइन लूप्स है, इसी वजह से क्या है, इसका कोई एक्स्ट्रा ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, मतलब कर्ली ब्रेस जो है वो नहीं दिख रहा है। ये है पहला कंडीशनल प्रोसेस। उसके बाद ही तुरंत विजेट यहाँ पे दे दिया गया है, जो विजेट एक्चुअली जितनी बार चाहिए मुझे प्रोडक्ट को प्रिंट करने के लिए उतनी बार प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले के लिए वो प्रिंट हो जाता है, कॉपी बन जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से अभी के लिए ये फॉर लूप यहाँ पे दिया गया है। वही फॉर लूप का बात जो है वो यहाँ पे फॉर लूप लगाया नहीं, इसी पार्ट में मैंने फॉर लूप लगाया नहीं, इस पार्ट में मैंने सिर्फ लगाया बिल्डर। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो ये जो है ना लिस्ट व्यू बिल्डर भी एक ऑप्शन है। लिस्ट व्यू बिल्डर बोलकर भी ऑप्शन है। अगर बिल्डर ऑप्शन यूज़ करते तो उसके बाद हम लोगों को ये जो लूप्स है ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी तरह का यूआई जब हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे 2 तरह का यूआई रहता है, ग्रिड व्यू एंड ग्रिड व्यू बिल्डर, मतलब जो बेसिकली लिस्ट के लिए यूज़ होता है। तो वही है बात। तो अगर बिल्डर यूज़ करते हैं तो बिल्डर यूज़ करने में क्या होता है, उसमें कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनपुट्स रहता है, जहाँ पे पहला इनपुट होता है कि कितना ज़्यादा डेटा यहाँ पे जाने वाला है, उसका आइटम काउंट सेट करते हैं। उसके बाद बिल्डर आइटम बिल्डर जो है वो बेसिकली एक एक डेटा को उठा के उसका इंडेक्स वाइज इस डेटा को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो देखो ये इंडेक्स जो है, ये इंडेक्स बेसिकली हम लोग जब जेसन से जब डेटा आता है, मतलब कोई एपीआई एंड पॉइंट से जब डेटा आता है, उसी को एक एक करके डेटा हम लोग यहाँ पे प्रिंट करने का जो काम है वो हम लोग करते हैं। ये होता है बेसिक से फीचर्स ऑफ डेटा मैनेज का। तो
इस टाइम पे हम लोग सिर्फ ये डेटा का जो मैनेजिंग जो हम लोग काम किए, ये डेटा मैनेजिंग हम लोग ओनली स्टेट वाइज किए कि एक पेज से दूसरे पेज में अभी वैल्यू पहुंच रहा है, मतलब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में वैल्यू पहुंच रहा है। पहले हम लोग सिंगल कंपोनेंट वैल्यू पास करने का जो ऑप्शन है वो हम लोग देखे थे, अभी मल्टी कंपोनेंट्स का देखा है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी का ऑप्शंस बना लिए, तो ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। और इस चैलेंजेस को समझने के लिए हमेशा से मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे जो ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दिया है, काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है। इसी को फॉलो करके आगे बढ़ोगे तो काम करना आसान हो जाता है, काफ़ी आसान होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे इस डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा फॉलो करना है और करके हम लोग इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने किया भी था। ओके, तो ये हो गया अपना डेटा को एक विजेट से दूसरे विजेट में दिखाने का जो काम है वो मैंने यहाँ पे किया था। ओके, हाँ, इसके बाद अभी ये हो गया स्टेट मैनेजमेंट, मतलब जब हम लोग ऐड टू कार्ट वाला जो फीचर्स है वो किया, लेकिन प्रोडक्ट आएगा कहाँ से? वो तो आएगा एपीआई से, नेटवर्क से। तो इसके बाद आया नेटवर्किंग वाला प्रोसेस। जैसे ही हम लोग नेटवर्किंग प्रोसेस में जाते हैं, तो नेटवर्किंग प्रोसेस में हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए काम करेंगे। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म में कुछ सेटिंग्स की ज़रूरत पड़ता है। ये है सेटिंग्स, ठीक है। अगर हम लोग एंड्रॉयड में जाते हैं तो एंड्रॉयड में जाके हम लोग को नेटवर्क परमिशंस को इनेबल करना पड़ेगा, अगर एंड्रॉयड ऐप को लॉन्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे एंड्रॉयड में जाना है, जाने के बाद यहाँ पे ऐप में जाना है, यहाँ पे जाना है, मेन में जाना है। यहाँ पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट जो फाइल है, इसके ऊपर हम लोगों को वो जो ऑप्शन है नेटवर्क इनेबल, उसको यहाँ पे हम लोगों को लगाना पड़ेगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे तो है नहीं अभी है नहीं, तो अभी हम लोगों को डेटा जो है वो नेट से आ तो जा रहा है, मतलब इमेजेस मिल जा रहा है, लेकिन शायद डेटा जब हम लोग फेच करने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा। एक्चुअली ये किस लिए आया और एक्चुअल ऐप में क्यों नहीं आएगा? एक्चुअल ऐप में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक्चुअल ऐप जो बिल्ड होगा वो इसी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल के ऊपर बेस करके बिल्ड होगा। लेकिन हम लोगों का अभी ये डिबगिंग मोड पे है, तो डिबगिंग बोलकर एक अलग से फोल्डर है। यहाँ पे डिबगिंग मोड पे यूजर्स परमिशन में ये वाला ऑप्शंस दिया हुआ है, जिसके वजह से मुझे ये डिबगिंग मोड पे मिल रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको एक्चुअल एप्लीकेशन में जाएंगे तब नहीं होगा। तो इसीलिए एक्चुअल एप्लीकेशन में मुझे एंड्रॉयड में रखना है, तो इस सेक्शंस में मुझे इस जो परमिशन है, इस नेटवर्क परमिशन को इनेबल कर देना होगा जब ये रियल टाइम एक ऐप बन जाएगा डेटा फेच करने के लिए। उसके बाद अगर मैक ओएस में हो तो मैक ओएस के लिए मुझे ये जो ऑप्शंस है इसको भी यहाँ पे सेटअप करना होगा। मैक ओएस या आईफोन में के लिए तो यहाँ पे अगर आईफोन में जाता हूँ तो यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एंटाइटलमेंट बोलकर जो फाइल होता है उसके अंदर जाके ये सेटअप करना होगा। तो देखते हैं रनर्स में जाके यहाँ पे कोई एंटाइटलमेंट फाइल्स है या नहीं है। अच्छा, बेसिकली ये तो मैक ओएस के बारे में बात कर रहा था। मैक ओएस यहाँ पे है, मैक ओएस के अंदर ये है एंटाइटलमेंट, ठीक है। तो इस एंटाइटलमेंट पे हम लोगों को यहाँ पे नेटवर्क क्लाइंट ये ऑप्शंस अटैच करना होगा। तो ये डिबग, ये कौन सा फाइल है? स्टार। तो ये डिबग प्रोफाइल ऑप्शंस है, और देखते हैं और कुछ फाइल है कि नहीं है एंटरटेनमेंट वाला। इसी में ही करना पड़ेगा।
तो इसके ये अंदर तो डिबग वाला है ना, डिबग तो सिर्फ लैपटॉप में चलेगा। नहीं, एक्चुअली एंटाइटलमेंट यहाँ पे देखो बेसिकली बोला क्या है, स्टार डॉट एंटाइटलमेंट। तो अभी मुझे पता नहीं है, एंटाइटलमेंट्स मुझे मिल गया तो मैं यहाँ पे सेटअप कर दिया। अभी ये लैपटॉप में चल रहा है कि डेस्कटॉप में चल रहा है? एक्चुअली ये तो डेस्कटॉप में ही चलेगा जब हम लोग का ये ऐप जब बिल्ड होकर आएगा। तो डिबग प्रोफाइल में, डिबग प्रोफाइल ही अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा कोई प्रोफाइल तो अभी है नहीं जो जिसमें इसको सेटअप कर सकता हूँ। और अगर इसका डिटेल सेटिंग्स चाहिए तो यहाँ पे डिटेल सेटिंग्स में जाके भी यहाँ पे सेटिंग्स का डिटेल्स देख सकते हैं, कौन सी फाइल में कहाँ पे जाके ये करना है। तो यहाँ पे बेसिकली रनर बोलकर जो फोल्डर है उसी के अंदर बोल रहा है। तो रनर में जाते, यही तो एक्चुअली हम लोग सेटअप किए। और रिलीज एंटरटेनमेंट है तो यही तो है नीचे कहाँ? नीचे। अच्छा हाँ, ये भी है इसमें भी। हाँ, इसमें भी करना पड़ेगा क्योंकि रिलीज़ के अंदर नहीं करेगा तो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये है नेटवर्क कंजम्पशन के लिए, अगर नेटवर्क में मुझे काम करना है तो नेटवर्क डेटा इससे फेच हो पाएगा। अगर हम लोग iOS में करते हैं तो iOS का थोड़ा सा सेटिंग देख लेते हैं, जहाँ पे iOS में डिप्लॉयमेंट सेटिंग्स, यहाँ पे भी सिमुलेटर में अगर कुछ देखना है। नेटवर्किंग रिलेटेड वैसे तो कुछ दिखाया नहीं ठीक है। तो ये वाला तो ये दोनों सेटअप करना का ज़रूरत पड़ा। इसके अलावा अगर और किसी जगह पे कुछ सेटिंग की ज़रूरत पड़ता तो डेफिनेटली बोल देता। यहाँ पे तो यहाँ पे भी हो सकता था इनपुट और प्ले लिस्ट में, पी लिस्ट में शायद यहाँ पे भी वो ऑप्शंस बैठ सकता था, लेकिन यहाँ पे अभी तक कुछ बोला नहीं है। देखेंगे अगर iOS में चेकअप करने के टाइम पे अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो। लेकिन और एक चीज़ है कि जब हम लोग मोबाइल ऐप बनाते हैं ना, ये तो है वर्चुअल डिवाइस जो दिखाई दे रहा है। वर्चुअल डिवाइस के साथ साथ हम लोगों को एक फिजिकल डिवाइस भी रखना चाहिए हमेशा ऐप को टेस्ट करने के लिए। तो हम लोगों के पास ये वर्चुअल डिवाइस और एक्चुअल डिवाइस दोनों ही हम लोगों के पास है, क्योंकि काम तो करना ही पड़ता है इसी वजह से। अच्छा, जब हम लोग HTTP के ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों को फ्लटर का जो पैकेज है, HTTP पैकेज, ये हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है। ये एक्चुअली बेसिक पैकेज है, इसके अलावा भी बहुत सारा पैकेज होता है बट ये एक्चुअली बेसिक पैकेज है। तो टर्मिनल में गया, जाने के बाद CD कॉम जो है इसके अंदर ये जो पैकेज है इसको इंपोर्ट किया। ये डिफ़ॉल्ट पैकेज है जो यहाँ पे आ गया होगा पासपेक YAML में। ठीक है, HTTP पैकेज यहाँ पे आ गया है। इस HTTP पैकेज के अंदर से हम लोगों का डेटा जो है वो रखेंगे। अभी देखो बेसिकली अभी बेसिकली यहाँ पे जब हम लोग डेटा को फेच करते हैं, डेटा फेच करने का जो तरीका है, नेट से डेटा फेच करेंगे। तो नेट से डेटा फेच करने के लिए यहाँ पे ये पैकेज जो है इसका ऑब्जेक्ट बनाया। उस ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे जो भी मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं, HTTP मेथड्स, उसी से हम लोग डेटा को फेच करते हैं इसके थ्रू। ठीक है, ये है बेसिकली प्रोसेस। अभी यहाँ पे डेटा फेच करने के लिए फ्यूचर मेथड्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। फ्यूचर मेथड्स यूज़ करके यहाँ पे फ्यूचर का जो डेटा है वो हम लोग लेते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों को जो भी डेटा हम लोग को मिलता है जेसन
डेटा आउटपुट, मतलब यहाँ पे जेसन प्लेस होल्डर जो टाइप कोड का जो सैम्पल वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज़र आईडी टाइटल, ये ऑप्शन है एक्चुअली हम लोग का डेटाबेस का स्कीमा, मतलब यूआरएल का डेटा स्कीमा। इस डेटा स्कीमा को हम लोगों को एक्चुअली क्लास में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसको बोलते हैं सीरियलाइजेशंस। ये अगर नहीं करते तो हम लोगों का डेटा जो है वो प्रॉपरली यूज़ हम लोग कर नहीं पाते। ये फ्लटर में ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। तो इसको प्रॉपरली यूज़ करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे ये जो क्लास वाला जो पार्ट है, ये क्लास हम लोगों को बनाना ही पड़ेगा। इस डेटा जो भी की वैल्यू पेयरिंग होगा उसकी वैल्यू के हिसाब से हम लोगों का डेटा जो है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके लिए हम लोगों को ऑनलाइन कन्वर्टर मिलता है, जेसन टू डार्ट कन्वर्टर हम लोगों को मिलता है ऑनलाइन में। बहुत सारा फ्री वेबसाइट मिलता है जहाँ पे जेसन टू डार्ट कंपाइलर, जहाँ पे हम लोग जेसन डेटा एक जगह पे डाल देते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों का एक डार्ट फाइल बना के दे देता है, डार्ट क्लास, जो हम लोगों का काम के लिए आसान होता है। तो जब बहुत ज़्यादा बड़ा जब डेटा सेट्स होता है तो उस टाइम पे हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है डेटा को कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि विदाउट कन्वर्सन हम लोगों का जो डेटा है वो प्रॉपरली समझ नहीं आएगा कि कहाँ पे कौन सा डेटा लग रहा है, क्या से लग रहा है। उसके बाद डेटा फेचिंग का जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जो भी सिंटैक्स हम लोग यूज़ करते हैं लगभग उसी का आसपास सिंटैक्स यहाँ पे भी है। यहाँ पे फंक्शंस डिक्लेरेशंस के लिए फ्यूचर ऑप्शंस यूज़ करते, फेच डेटा किया, उसके बाद एसिंक डाला। एसिंक एवेट जो फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, उसी प्रोसेस में इसको सेटअप किया। यहाँ पे डेटा का जो यूआरएल है वो भेजा, उसके बाद हेडर रेस्पॉन्स जो है रिक्वेस्ट जो है, ऐसा हेडर यहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं, ये हेडर रिक्वेस्ट है, भेजा गया है क्लाइंट एंड से। जब भी क्लाइंट एंड पे डेटा मिलता है, मतलब यहाँ पे स्टेटस कोड 200 जब भी डेटा मिलता है, उस डेटा को लेकर यहाँ पे जेसन डिकोड करके डेटा को उनको इस फॉर्म ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे जो एल्बम जो ऑब्जेक्ट जो बनाया था, ये जो ऑब्जेक्ट जो बनाया था, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैपिंग किया पूरा डेटा को मैपिंग करने के बाद यहाँ पे ये जेसन से डेटा मैपिंग होकर क्लास में कन्वर्ट होकर आता है, एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होकर आता है। तब जाके हम लोग उस डेटा को यूज़ कर पाते हैं अपने ऐप्स के अंदर। जब अपने ऐप्स के अंदर जब डेटा को सेटअप करते हैं तो उस टाइम पे हम लोगों को यहाँ पे स्टेटफुल विजेट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ता है। ये एक्चुअली स्टेटलेस विजेट्स में काम नहीं चलेगा, यहाँ पे स्टेटफुल विजेट से काम करना पड़ेगा डेटा फेचिंग का, क्योंकि डेटा फेचिंग अगर करना है तो स्टेटफुल विजेट से हो सकता है। और यहाँ पे ये स्टेटफुल डेटा जो है उसी हिसाब से यहाँ पे सारा जो डेटा का जो प्रोसेस जो है, यहाँ पे एक कंप्लीट कोड यहाँ पे दिखाया, ये एक प्रोसेस होता है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन प्रोसेस दिया, डेटा सेंड मतलब डेटा सेव करने का ऑप्शंस, डेटा अपडेट करने का ऑप्शंस, डेटा डिलीट करने का ऑप्शंस, यहाँ पे सारा जो ऑप्शंस जो है वो दिया है। उसके बाद वेब सॉकेट वाला ऑप्शन भी दिया है। अगर हम लोग चैट एप्लीकेशन जैसा कोई रियल लाइव जो स्ट्रीमिंग डेटा है उसके साथ काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग ये वेब सॉकेट काम हम लोग स्ट्रीम बिल्डर से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो डेटा फेचिंग का जो काम है, इसको मैं एक्चुअली थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैं करता क्या हूँ, इसको मैं दूसरे पेज के अंदर से मैं इस डेटा फेचिंग का जो काम है ये दिखाता हूँ, ठीक है? तब जगह क्या होगा, थोड़ा सा आसानी से समझ आएगा, राइट? तो अभी ये डेटा फेचिंग का जो पार्ट है ये मैं अबाउट में जाके करता हूँ। तो अबाउट का जो पार्ट है यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, वही बेहतर होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले हम लोग प्रोडक्ट्स का जो साइट है वो एक यूज़ करते हैं, FAKE
फेक फेक स्टोर एपीआई बोलकर एक साइट है, fakestore.api.com बोलकर एक साइट है जहाँ पे डमी डेटा मिल जाता है शॉपिंग कार्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स का जो डेटा है हम लोगों को यहाँ पे प्रोडक्ट्स यूआरएल मिल गया, जो जस्ट मैंने यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स का डेटा जो है वो मिल गया है। तो अभी मुझे करना क्या है, ये जो डेटा है इसी को मुझे एक ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक क्लास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मुझे एक पेज बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ प्रोडक्ट्स, PRODUCTS products.tart डॉट बोलकर एक फोल्डर बना लेता हूँ, मतलब एक विजेट बना लिया। यहाँ पे क्लास क्लास क्यों लिखा, यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे स्टेट फुल विजेट तो होना चाहिए, बट पहले हम लोग स्टेटलेस विजेट ही बनाते हैं, उसके बाद स्टेट फुल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले स्टेटलेस बना के पहले इस पेज को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है इसको सही तरीके से सेटअप करके बैठाते हैं। तो यहाँ पे ऐप ड्रायर है, ऐप ड्रायर यहाँ पे सेटअप किया, यहाँ पे ये वाला को इसको सेटअप किया। तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स पेज, ओके। यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स। अभी यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स वाला जो पार्ट है, जो जहाँ पे हम लोग ग्रिड व्यू से प्रोडक्ट्स डेटा जो दिखाया था उसको मैंने यहाँ पे सेटअप करता हूँ, ठीक है। तो ग्रिड व्यू से जो प्रोडक्ट्स वाला जो ऑप्शंस जो मैंने दिखाया था वो था ये वाला, ठीक है। तो मैं इसी को एक्चुअली यहाँ से यहाँ पे जो ग्रिड व्यू है, ग्रिड व्यू तक मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके। इसके ऊपर एक्चुअली कंज्यूमर वाला जो है उसको लगाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर SUMER कंज्यूमर क्लास यहाँ पे लगा दिया। कंज्यूमर क्लास लगा के इसको यहाँ पे सेटअप कर दिया। अभी कंज्यूमर क्लास के अंदर यहाँ पे जो कार्ट मॉडल है, इस कार्ट मॉडल को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। अभी इस कंज्यूमर मॉडल को कंज्यूमर मॉडल को में कार्ट मॉडल जो डेटा है उसको यहाँ पे सेटअप कर दिया। तो अभी के लिए कम से कम डेटा का जो प्रोसेस है वो आ चुका है, ठीक है। एक बार देखते हैं और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया है। ठीक है, अभी ये बन चुका है। अभी इसको हम लोगों को राउट्स में सेटअप करना है। तो यहाँ पे PRODUCTS प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स पेज को कॉल करते हैं। यहाँ पे इस पेज का नाम नहीं दिया। इस प्रोडक्ट पेज को यहाँ पे कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद डेफिनेटली मुझे यहाँ पे इस कंपोनेंट्स के अंदर ऐप बैनर नहीं ड्रायर में जाना होगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ड्रायर में सेटअप करना है।
प्रोडक्ट्स बोलकर यहाँ पे नाम दिया, तो ये भी प्रोडक्ट्स है। ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेटअप हुआ। इन्फो यहाँ पे प्रोडक्ट्स में क्या बता सकते हैं, लिस्ट ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे देखते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स पेज है। तो ये हो गया प्रोडक्ट्स पेज, ठीक है। अभी क्या है, हम लोग का प्रोडक्ट्स पेज में प्रोडक्ट डेटा घुसाना पड़ेगा जो हम लोग सेटअप किया है, ठीक है। तो अभी हम लोग का प्रोडक्ट्स पेज जो है वो आ चुका है। अभी इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं स्टेटफुल विजेट में। मैंने स्टेटफुल विजेट में इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया। करना इसलिए है क्योंकि हम लोगों का जो डेटा है वो शो करना होगा अभी विजेट के अंदर। तो अभी क्या किया, यहाँ पे फेच डेटा फ्रॉम इंटरनेट। तो डेटा फेच करने के लिए हम लोग को डेटा फेचिंग का जो फंक्शन है वो यहाँ पे सेटअप करना है, ठीक है। तो डेटा फेचिंग का जो पार्ट है, डेटा फेच करते हैं। डेटा फेच का जो काम है यहाँ पे इसी जगह पे यहाँ पे इनिट स्टेट बोलकर एक फंक्शन होता है जो बेसिकली ये हुक्स का फंक्शन है, एक हुक्स फंक्शन है, माने इनिशियलाइजेशन फंक्शन बोल सकते हैं। तो इसी फंक्शंस के अंदर हम लोगों को डेटा को फेच करना है पहले। ओके, यहाँ पे डेटा फेच करने के लिए हम लोग अलग से एक फंक्शंस बनाते हैं, फ्यूचर, FUTURE फ्यूचर बोलकर एक फ्यूचर फंक्शंस बना लेते हैं। फ्यूचर में फ्यूचर फंक्शंस बेसिकली हम लोग डेटा फेच करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेनली क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट्स डेटा एक डिफाइन करेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट डेटा है ना, ये प्रोडक्ट डेटा का जो ऑब्जेक्ट है उसको मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट डेटा है, मतलब यहाँ पे जो डेटा है, इसी डेटा का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हम लोग क्विकली इसका बनाना चाहते हैं। तो एक ये सही नहीं है, मुझे लगता है ये सही होगा। यहाँ पे ये डेटा बनाए, यहाँ पे इसको नाम दिया प्रोडक्ट बोलकर। यहाँ पे जो फील्ड है ये क्लास बनाया, ठीक है। तो इसी जगह पे यहाँ पे प्रोडक्ट का जो कन्वर्शन है वो बनकर तैयार हुआ। यहाँ पे प्राइवेट करके एक बार देखते हैं, प्राइवेट की ज़रूरत नहीं है, ये रहने दो। तो ये जो प्रोडक्ट क्लास जो बना, इस क्लास का एक्चुअली एक फाइल बनाना पड़ेगा। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं क्लासेस, क्योंकि ये क्लासेस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। प्रोडक्ट डॉट डार्ट बोलकर ये फाइल बनाया, इसके अंदर इसको सारा कॉपी कर दिया। वैसे एक्चुअली ये एक पहले वाला जो फाइल है ये प्रोडक्ट फाइल है, और दूसरा जो क्लास है वो रेटिंग
क्लास है। तो दोनों क्लास को अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो यहाँ पे RATING रेटिंग डॉट डार्ट करके इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इसको यहाँ से ले जाके यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ पे एक्चुअली ये जो रेटिंग वाला जो डेटा जो है इसको पहले इसके अंदर कॉल करना होगा। तो ये हो गया हम लोग का प्रोडक्ट डेटा। अभी हम लोगों को ये जो क्लास जो मैंने बनाया था इसमें एक्चुअली लिस्ट PRODUCT प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट कार्ड है इसको एज एरे हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ओके, अभी क्या है, अभी हम लोग डेटा को फेचअप करेंगे इंटरनेट से। तो इंटरनेट से डेटा फेच करने का जो तरीका है यहाँ पे दिया हुआ है डेटा फेच करने का कि रिस्पॉन्स आएगा डेटा जो HTTP मेथड से यूज़ करके। तो यहाँ पे var res करके यहाँ पे HTTP ये एक्चुअली चाहिए, ये HTTP ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये जो HTTP ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे import PSCKG पैकेज HTTP करके ये है एक्चुअली HTTP ऑब्जेक्ट का पार्ट। अभी यहाँ पे await करके HTTP गेट करके हम लोग डेटा फेच करेंगे। यहाँ पे ये JSON.decode भी है और JSON decode भी फंक्शन है। यहाँ पे JSON decode फंक्शंस यहाँ पे निकला। ओके, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ गया। क्या है, यहाँ पे पहले हम लोगों का जो डेटा है Pexstore API/products ये बैठा दिया, ठीक है। URI पार्स करके यहाँ पे URI डेटा बैठा दिया। जैसे ये डेटा फेच हो जाए उसके बाद हम लोगों को डेटा को फेच करके सेट करना होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो डेटा है प्रोडक्ट्स में आया, यहाँ पे JSON एनकोडर के लिए यहाँ पे डार्ट फाइल से भी ये मिल रहा है। तो यहाँ पे JSON एनकोडर से response.body से हम लोग को डेटा रेस्पॉन्स मिल रहा होगा और उसमें हम लोगों को जो भी डेटा मिल रहा है यहाँ पे एक्चुअली जो मिल रहा है डेटा, इसी डेटा को हम लोगों को यहाँ पे सेटअप करना है। सॉरी, डेटा यहाँ पे सेटअप करना होगा क्योंकि ये डेटा जो है एक्चुअली ये डेटा कहाँ पे जा रहा है, इसी जगह पे। यहाँ पे जो डेटा है वो डायनेमिक डेटा है, JSON डेटा जो यहाँ पे डेटा रेस्पॉन्स आ रहा है। उसके बाद उस डेटा रेस्पॉन्स को ऑब्जेक्ट बना के इसको सेटअप किया। तो अभी हम लोगों को चेकअप करना है कि ये जो प्रोडक्ट डेटा है वो सही से आया है या नहीं। तो प्रिंट करके यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स जो है वो मैंने एक बार यहाँ पे प्रिंट करके देख लेता हूँ इसके अंदर डिबग कंसोल के अंदर। यहाँ पे जो डिबग कंसोल है इसी जगह पे हम लोगों को वो प्रोडक्ट दिख सकता है। लेकिन ये दिखेगा कैसे, क्योंकि ये रिफ्रेश वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पे कॉल करना होगा इनिशियलाइजेशन के अंदर। तो मतलब जैसे ही हम लोग इस विजेट्स के अंदर घुसेंगे उसके बाद ही जाके हम लोगों का डेटा जो फेचिंग वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे मिल सकता है। बट यहाँ पे कहीं पे टाइप मिसमैच कर गया।
यहाँ पे अनहैंडल डेटा टाइप्स मिसमैच कर गया। देखते हैं डेटा टाइप्स कहाँ पे डबल वाला प्राइस। लाइन नंबर 25। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली एज डबल ये कर देने से शायद इसका प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाए। अच्छा, एक काम करते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, कोड को स्टेप बाय स्टेप डिबग करते हैं। पहले हम लोग रेस्पॉन्स को चेकअप करते हैं तो समझ आना अच्छा होगा। तो यहाँ पे प्रिंट करके यहाँ पे रेस्पॉन्स सेट करते हैं, देखते हैं कि रेस्पॉन्स में आया क्या। ओके, रेस्पॉन्स इंस्टेंस मिल चुका है। ठीक है, अभी रेस्पॉन्स इंस्टेंस के अंदर बॉडी ये देखते हैं अभी ये क्या काम करता है। फिर से एक बार रेस्पॉन्स अंडर बॉडी में जाके एक बार रेस्पॉन्स बॉडी से, हाँ यहाँ पे हम लोगों को डेटा मिला। देखो यहाँ पे एक्चुअली डेटा मिला, रॉ डेटा। ठीक है, कुछ रॉ डेटा हम लोगों को यहाँ पे दिख गया है। तो ये रॉ डेटा मिला। अभी ये जो रॉ डेटा जो है ये एक्चुअली थोड़ा सा दिक्कत है। प्रॉब्लम क्या है, हाँ के यहाँ पे जो रॉ डेटा जो है ये रॉ डेटा से जेसन में कन्वर्ट करना। अच्छा, यहाँ से कोई स्टेटस कोड मिल रहा है क्या? एक बार ये स्टेटस कोड भी चेकअप कर लेते हैं। हाँ 200 मिला। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे इस वाला पार्ट को ओपन कर सकते हैं। अभी जैसे ये वाला पार्ट ओपन हो रहा है यहाँ पे जेसन डिकोड बोल कर एक फंक्शन है, इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे अभी जो इसको मैंने इस जगह पे इसको कॉल करता हूँ क्योंकि जो डेटा मुझे मिला उसका एक सिंगल डेटा ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए देखने के लिए। एक सिंगल ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए देखने के लिए, सैंपल। लाइन नंबर 36।
यहाँ पे भी डेटा एज इंट, यहाँ पे एज स्ट्रिंग, यहाँ पे एज स्ट्रिंग, एज स्ट्रिंग, यहाँ पे ये ज़रूरत नहीं था। ये वाला फाइल आप कहाँ से लाया? ये ग्रीन कलर वाला फाइल आप कहाँ से लाया? कौन सा ग्रीन कलर वाला फाइल? आप घुमाइए तो। ये वाला, हाँ ये वाला, ये तो मैंने फेक्सटोर एपीआई जो यूज़ कर रहा था उसका ही तो डेटा यहाँ पे लाया। मैंने तो पहले ही दिखाया था, वीडियो एक बार देख लेना तो उसमें पता चलेगा। यहाँ पे जो डेटा है, डेटा फैचिंग के लिए जो डेटा टाइप्स जो है वो मिसमैच कर रहा था। अभी कौन सा प्रॉब्लम? ओके, डेटा आ चुका है। यहाँ पे डेटा जो है और यहाँ पे दिख गया है। अभी इस डेटा को यहाँ पे देखने के बाद अभी जितनी भी डेटा है, मतलब यहाँ पे जो डेटा जो हम लोग को चाहिए था वो डेटा हम लोग यहाँ पे देख लिया है।
अभी इस डेटा को शो करना है। अभी इस डेटा को शो करने के लिए ये जो कंज्यूमर बिल्डर जो है, ठीक है, इसके अंदर फिर से मुझे और एक बिल्डर क्लास को कॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है फ्यूचर बिल्डर। इसके ऊपर एक फ्यूचर बिल्डर मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, फ्यूचर बिल्डर। इस फ्यूचर बिल्डर के ऊपर एक्चुअली जो सॉरी, फ्यूचर बिल्डर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग तो प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली यहाँ से फेच किया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ जो है वो यहाँ पे डाल दिया। तो अभी यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स होगा उसका प्रोडक्ट्स के हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट दिखेगा, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स होगा उसी हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट लेंथ आ जाएगा। अभी इसी के अंदर से अभी इमेज जो है वो सेटअप करेगा, प्रोडक्ट इमेज डॉट इंडेक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर से इमेज बोलकर एक ऑप्शंस है, तो ये ऑप्शंस यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट का जो इमेज है वो दिख गया है, ठीक है। अभी प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो भी देखना चाहिए। अच्छा, जहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ पे जो नल सेफ्टी ऑपरेटर जो है ये ऑपरेटर जहाँ पे बैठेगा उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी साइन बटना पड़ेगा, अदरवाइज इसको इस तरीके से दिखाएगा। किस तरीके से दिखेगा? ये प्रॉब्लम दिखाएगा रेड कलर में, ये ऐसे एरर दिखाता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स डॉट टाइटल, जो प्रोडक्ट्स टाइटल जो है वो भी ऐसे ही दिखाया। इसको इस तरीके से दिखाना होगा, इसको इस तरीके से दिखाना होगा। इसका मतलब ये है कि ये नल वैल्यू जो है उसको रिजॉल्व करने का प्रोसेस है काइंड ऑफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाया, बट यहाँ पे टू स्ट्रिंग करना होगा क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो S2 स्ट्रिंग यहाँ पे दिखाया है। थोड़ा सा कार्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा आगे जा लगे। अच्छा, यहाँ पे ऐड टू कार्ट आइटम में यहाँ पे जो कार्ट का जो डेटा है वो यहाँ पे भेज दिया। चलो, यहाँ पे कम से कम कार्ट वाला आइटम का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे डेटा सेट हो गया। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करते हैं, 1 2 3 4, तो चारों प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो देखो यहाँ पे सर आप एक काम कर सकते हैं क्या सर? प्रोडक्ट का प्राइस और जो ऐड टू कार्ट ऑप्शन है वो इमेज के नीचे लगा सकते हैं क्या सर? हाँ, लगाएगा वो बाद में मॉडिफाई करेगा। मेन जो फीचर्स है वो फीचर्स काम कर रही है नहीं, वो पहले देखना था, तो वो काम कर गया, ठीक है। देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का जो डेटा था वो यहाँ पे आ गया। अभी हम लोगों को डेटा प्रॉपरली मिल गया। देखो यूआई तो चेंज करेगा ही क्योंकि यहाँ पे तो यूआई तो सही नहीं है, तो ये यूआई अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। बट मेन जो एप्लीकेशन का जो फीचर्स है वो तो मैच कर रहा है ना, सही है, काम कर रहा है। अभी देखो यहाँ पे प्रोडक्ट का जो स्टाइलिंग है ये कार्ड का, ये डिज़ाइन सही करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। ओके, चलो, ये आज का चीज़ है जो मैंने किया हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने थोड़ा सा स्किप किया, ये वाला पार्ट जो है ये प्रोडक्ट। संक्षेप में बताइए, ये आपने कौन सा पैकेज से इंपोर्ट किया? ये पैकेज इंपोर्ट नहीं किया था मैंने। यहाँ पे क्या किया, ये जो जेसन डेटा है ना, यहाँ पे जो जेसन डेटा है, मतलब जो भी एपीआई एंडपॉइंट से जो डेटा मिल रहा है उसका सिर्फ एक डेटा लेना है। जेसन से मुझे डार्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो जेसन से डार्ट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये जो साइट है, ये साइट का लिंक मैं भेज देता हूँ। ये साइट का लिंक को यूज़ करके मैं
डार्ट क्लास से सॉरी जेसन से डार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि देखो बेसिकली ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट अगर नहीं करते तो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, ठीक है। डार्ट में एक्चुअली हम लोग मतलब जेसन डेटा को डायरेक्टली हम लोग यूज़ नहीं कर सकते ये फ्लटर में, क्योंकि ये जावा जैसा क्लास है, तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पड़ता है। तो इसलिए ये जेसन डेटा जो है वो एक्चुअली स्ट्रिंग डेटा है या एनोनिमस डेटा है। उस एनोनिमस डेटा को एक्चुअल प्रॉपर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मैनुअली करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। समझना पड़ेगा कि टाइटल कौन सा है, प्राइस की डिस्क्रिप्शन, ये बहुत सारी चीज़ें समझना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे एक रिलेटिव मैपिंग भी है, मतलब यहाँ पे रेटिंग बोलकर दूसरा एक क्लास बन रहा है। तो ये इसको जैसे ही हम लोग दिए, ये तुरंत एक क्लास बना के दे दिया, ठीक है। इस क्लास में थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये पुराना वाला फॉर्मेट है, थोड़ा सा अपडेट हुआ है डार्ट लैंग्वेज में, जिसकी वजह से एक्चुअली मुझे जो प्रॉब्लम दिख रहा था उसी वजह से ये वो प्रॉब्लम आ रहा था। तो एक्चुअली यहाँ पे ये जो डेटा जो आ रहा है एज ए नंबर आ रहा है, उसको डू डबल करके तभी जाके इसका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुआ है। तो अदरवाइज वो प्रॉब्लम दिखा रहा था। तो यही थोड़ा सा दिक्कत था। जैसे ये दिक्कत सॉल्व हो गया है, तो उसके बाद हम लोग जो डेटा फेच कर रहे थे, ये रिफ्रेश में डेटा फेच हुआ, ठीक है। मतलब डेटा प्रोडक्ट एपीआई से डेटा फेच कर दिया। करने के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट बनाया था, एरे ऑब्जेक्ट, उसमें हम लोग प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट को जेसन डेटा जो डेटा था उस जेसन डेटा को कन्वर्ट करके लिस्ट में कन्वर्ट किया। मतलब जो भी डेटा आया था उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया। लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद जो भी डेटा मिला, मतलब एक एक जो जेसन ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे ये जो जेसन ऑब्जेक्ट जो था, ये जो एक सिंगल जो सिलेक्ट किया हुआ एक ऑब्जेक्ट आया जो फ्रॉम जेसन टू डेटा घुसा। मतलब यहाँ पे एक्चुअली जेसन ऑब्जेक्ट यहाँ पे घुसने के बाद एक डेटा ऑब्जेक्ट बना, प्रोडक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना। जो प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट्स एरे में स्टोर हुआ। और जैसे ही ये स्टोर हो चुका था, उसके बाद मैंने सिर्फ एक डेटा का इंफॉर्मेशन देख लिया था प्रिंट करके डिबग कंसोल में। जब मैंने यहाँ पे डेटा मिल गया था, उसके बाद यहाँ पे मैंने बहुत अलग अलग तरीके से डेटा को मैनिपुलेट करने का ऑप्शंस रहता है। तो यहाँ पे यही सिंपल तरीका था कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो था, यहाँ पे ये जो स्टेटफुल विजेट था, उसी वजह से ये स्टेटफुल विजेट को यूज़ करके डायरेक्टली उस प्रोडक्ट का इंडेक्स पकड़े, मतलब पहला इंडेक्स में इमेज, पहला इंडेक्स में ऐसे करके हर एक इंडेक्स में जो भी इंफॉर्मेशंस था उसी इंफॉर्मेशंस को यहाँ पे सेटअप कर दिए, और यहाँ पे ये जो डेटा है वो दिख रहा है, ठीक है। जस्ट यही है। अच्छा सर, और एक बात है, नेक्स्ट क्लास में सर आप होम पेज में जाइए सर। ये जो लिस्ट व्यू है ना, लिस्ट व्यू, इसमें रील्स डालेंगे सर। रील्स डालने का जो काम है वो बाद में डालना। उसमें उसके लिए वीडियो प्लेयर प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ता है। और वीडियो प्लगइन्स जो वीडियो प्लेयर जो प्लगइन्स है उसको पहले इंस्टॉल करके उसके बाद एक वीडियो सर्वर भी चाहिए, जहाँ पे जैसे जेसन एपीआई मिलेगा, उसी जेसन एपीआई को फेच करके तब जाके वीडियो को सेटअप करोगे। उसके बाद वो स्क्रॉलिंग वाला जो पार्ट है वो होगा। अच्छा, डायरेक्ट प्ले नहीं होगा क्या वीडियो प्लेयर से? वीडियो प्लेयर से डायरेक्ट वीडियो तो प्ले कर लिया जाएगा, लेकिन वीडियो प्ले करने से तो फ़ायदा नहीं होगा। वीडियो का तो डेटा भी तो चाहिए, और वो डेटा लाओगे कहाँ से? हो सकता है वो यूट्यूब से आएगा या दूसरे कोई सर्वर से आएगा। तो वो सर्वर और वीडियो तो रखना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। देखो बेसिकली यहाँ पे जो भी सेक्शंस हम लोग बनाया अभी तक, ठीक है, ये है पूरा ओवरव्यू जो बेसिकली एक एप्लीकेशंस के लिए ज़रूरत पड़ता है। डेटा फेचिंग करना, ऐड टू कार्ट करना, यही है बेसिक ऑप्शंस। अभी इसके ऊपर जैसे कि नेक्स्ट पार्ट में ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट है, ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस में काम कर सकते हैं, ठीक है।
डेफिनेटली सब कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है कि करेगा नहीं, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैंने जो किया ना, Yes. ये जो मैंने काम किया, ये काम हाँ, आसान नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है हाँ, डार्ट के पर्सपेक्टिव में। ये अगर वेब एप्लीकेशन होता तो काफ़ी हद तक आसान हो सकता है, लेकिन ये हाँ, मोबाइल एप्लीकेशन है। यहाँ पे स्टेट और डेटा पैकेज मैनेजमेंट, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। हम्म, तो यहाँ पे तीन चीज़ का कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा मिलता है, यूआई वाला में, स्टेट मैनेजमेंट में, और डेटा फेचिंग के लिए, मतलब डेटा एपीआई मैनेज करने के लिए। ये तीनों चीज़ अगर समझ आ जाता है तो तुम्हें एक कोई भी एप्लीकेशन तुम बना सकते हो। और यूआई वाला जो पार्ट है, वो तो देखो जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे, अच्छे अच्छे से यूआई बन जाएगा धीरे धीरे करके। हम्म, ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसका एक तो डमी बनाया, फिर जो बात कर रहे हो उसके हिसाब से देखा जाएगा कि हम लोग क्या बना सकते हैं एक ठीक है सर, प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, तो आज इतना ही तक। ओके।